हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं प्राध्यापक अरविंद जोशी, हिंदी विभाग, पीके कोटावाला आर्ट्स कॉलेज, पाटन, आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन व्याख्यान में सहर्ष स्वागत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग एक अलग परिवेश से यहाँ इस कॉलेज परिवेश में प्रवेश किए हुए हैं। मुझे आनंद हो रहा है कि आप लोगों ने हिंदी विषय को मुख्य विषय के रूप में चुना है। इससे पहले विभाग की अध्यापिका भावनाबेन पटेल ने करीबन 4 वीडियो रखे हैं। अब के जो वीडियो रखे जाएंगे उसको मैं रखने वाला हूँ। हर वीडियो में एक नया विषय होगा, लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले मुझे जो कुछ पढ़ाना है और आपको क्या पढ़ना है, थोड़ी सी इसकी चर्चा करना आवश्यक और अनिवार्य हो जाता है। आप लोगों ने हिंदी विषय को मुख्य विषय के रूप में चुना है, तब आपको हिंदी में रस और रुचि होगी ही, यह निश्चय है। तो मित्रों, पूरे इस सत्र में यानी कि बीए सेम 1 उसमें हिंदी विषय में आपको 2 प्रश्न पत्रों की पढ़ाई करने हैं, 2 पेपर्स पढ़ने हैं। उसमें पेपर नंबर सीसी और सीई 101, क्योंकि यह वीडियो सीसी और सीई 101 के लिए कॉमन होगा। यहाँ पर सीसी का मतलब है मुख्य विषय के या प्रिंसिपल सब्जेक्ट के विद्यार्थी, और सीई का मतलब है कोर इलेक्टिव यानी कि गौण विषय के विद्यार्थी। दोनों प्रकार के जो विषय वाले विद्यार्थी हैं यहाँ सम्मिलित रूप से इस वीडियो को अटेंड करते हैं। दोनों का पाठ्यक्रम कॉमन है, पेपर्स भी कॉमन हैं। अतः आप लोगों को पेपर 101 और 102 मुख्य विषय वाले और गौण विषय वाले, सीसी और सीई वाले दोनों को प्रश्न पत्र नंबर 101 और 102 पढ़ना है। और दूसरे सत्र में आपको 201 और 202 नंबर का पेपर्स पढ़ना है। मित्रों, मैं आपका पेपर 101 लेने वाला हूं, और इस प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य, जिस पाठ्य पुस्तक का नाम है काव्य सौरभ, इसी वर्ष इसी सत्र से सेम 1 का हिंदी विषय का अभ्यासक्रम जो है उसमें थोड़ा कुछ परिवर्तन हुआ है। पिछले वर्ष जो अभ्यासक्रम चलता था उसकी जगह इस वर्ष नई किताब आपके कोर्स में
आई हैं, ठीक आपके दूसरे सत्र में भी इसी प्रकार परिवर्तन होगा। तो आपको जो किताब पढ़नी है प्रश्न पत्र नंबर 101 में, उसका नाम है काव्य सौरभ, और उसके संपादक हैं इसी कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन भाई तड़वी, AK तड़वी साहब। इस किताब में लब्ध प्रतिष्ठित 8 कवि और इन 8 कवियों की 16 रचनाएं, प्रत्येक कवि की 2-2 रचनाओं को उसमें रखा गया है। मतलब 2-2 कविताओं को, रचना का मतलब है कविता, 2-2 कविताओं को रखा गया है। और इन्हीं कविताओं का आपको पूरे सत्र के दौरान अध्ययन करना है। हम वीडियो के माध्यम से ये अध्ययन करेंगे। कविता के रूप में हम अध्ययन करें उससे पहले कुछ बातें मुझे स्पष्ट करनी है कि कविता मूलतः क्या है। आप लोग मुख्य विषय के विद्यार्थी हैं, अतः आप लोगों के लिए ये जानकारी अनिवार्य हो जाती है कि भाई हिंदी क्या चीज़ है, हिंदी किसे कहते हैं, हिंदी का जन्म किन परिस्थितियों में कैसे हुआ और वर्तमान में उसका क्या रूप है। इसका संक्षिप्त परिचय, वैसे तो 2-3 व्याख्यान हो सकते हैं इस पूरे जो है पड़ाव को समझने के लिए, लेकिन हम संक्षेप में इसकी बात करें तो हिंदी का जन्म वो संस्कृत से गुजरते हुए विभिन्न प्राकृतों से उत्पन्न अपभ्रंश भाषाओं के अंतिम स्थिति अवहट्ट से पुरानी हिंदी का जन्म माना जाता है। और ये समय है करीबन 9वीं-10वीं शती, जब पुरानी हिंदी में लिखा जाने लगा। उससे पूर्व का साहित्य जो है वो अपभ्रंश भाषा में लिखित साहित्य है, उससे पूर्व प्राकृत भाषा में लिखित साहित्य है, उससे पूर्व लौकिक संस्कृत में लिखित साहित्य है, और उससे पूर्व जो है मूल भाषा वैदिक साहित्य या वैदिक संस्कृत, या हम जिसे वैदिक भाषा कहते हैं। और वैसे भी विश्व की प्रथम भाषा होने का गौरव जिसे प्राप्त है वह है संस्कृत। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे पहली भाषा कौन सी, तो ये है संस्कृत। संस्कृत के अलावा भी वर्तमान समय में विश्व में करीबन 3500 से भी ज़्यादा भाषाएं प्रचलित हैं, बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं, ठीक है। उसमें साहित्य भी प्राप्त होता है, किंतु इन सारी भाषाओं में सबसे पहले जो अस्तित्व में आई है ऐसी भाषा वो संस्कृत है। इसके लिए प्रमाण चाहिए, दस्तावेज चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें, सारे प्रमाण और सारे दस्तावेजों के आधार पर भाषाविदों ने, इतिहासकारों ने, भाषा विज्ञानियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि भाई संस्कृत जो है वो जो विश्व की सर्वप्रथम भाषा है, ये आर्यों की भाषा है। इसके बोलने वाले आर्य थे और इसीलिए इसे आर्य भाषा कहते हैं। और मूल भाषा संस्कृत है और हिंदी संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। अतः संस्कृत और हिंदी में नानी और बेटी का संबंध है। पुरानी हिंदी या हिंदी का प्रादुर्भाव करीबन 9वीं-10वीं शती माना जाता है, और तब से लेकर वर्तमान समय तक उसका विकास होता रहा है। तो जन्म से लेकर वर्तमान समय तक का जो हिंदी का रूप है, हिंदी में जो कुछ लिखा गया है, ठीक है, हाँ,
जो भी साहित्य, जो कुछ लिखा गया है साहित्य, उसको सरलता से समझने के लिए उसे 3 कालखंडों में विभक्त कर दिया गया। एक जो है आदिकाल 1050 से 1375 तक का काल, दूसरा है मध्यकाल 1376 से 1900 तक का काल, और तीसरा है आधुनिक काल 1900 से वर्तमान समय तक का अद्यावधि। बात समझनी है आप लोगों को। आप हिंदी के छात्र हैं, कविता बाद की बात है, पहले हमें ये सारी प्रक्रिया को समझना है। तो कहने का तात्पर्य है कि 1050 से 1375 तक जो भी कुछ लिखा गया, जो कुछ रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, उसे आदिकालीन साहित्य कहते हैं। और ये आदिकालीन साहित्य जो हैं उसमें धार्मिक रचनाएं हमें मिलती हैं, धार्मिक साहित्य हमें मिलता है, राज्याश्रित साहित्य हमें मिलता है यानी रासो काव्य हमें मिलते हैं, और लोक साहित्य हमें मिलता है यानी प्रेम गाथाएं, प्रेम काव्य हमें प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात जो दूसरा युग है उसे हम मध्यकालीन या मध्यकाल कहते हैं। तो इस मध्यकाल में 2 भाग किए गए हैं। पूर्व मध्यकाल यानी पहले वाला मध्यकाल 1376 से 1700 तक का काल, जिसे भक्ति काल कहा गया, भक्ति काल। और दूसरा काल जो है 1700 से 1900 तक का, उसे उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल की संज्ञा दी गई, रीतिकाल। ठीक है। और तत्पश्चात 1900 से यानी संवत 1900 से वर्तमान समय तक, यानी कि 1857 से लेकर सन 1857 से लेकर वर्तमान समय तक का जो काल है उसे आधुनिक काल कहा गया। मुझे एक बात करनी है मित्रों कि रीतिकाल तक यानी 1900 तक, संवत 1900 तक जो कुछ हमें लिखित रूप में मिलता है वो पद्यबद्ध है, पद्यबद्ध, छंदबद्ध है, कविता में लिखा गया है। गद्य जैसी कोई चीज़ देखने में नहीं आती, यानी कि गद्य का उद्गम या गद्य का जन्म या गद्य का आविर्भाव जो है वो आधुनिक काल के देन है। उसके पहले जो कुछ हमें मिलता है वो लिखित रूप में जो कुछ मिलता है वो काव्यात्मक या कविता के रूप में, छंदों के रूप में मिलता है। तो ये कविता का स्वरूप जो है वो अनादिकाल से वैदिक संस्कृत साहित्य काल से चला आता है। और वैसे भी कहा गया है कि विश्व की सबसे पहली कविता, विश्व की सबसे पहली कविता या विश्व का सबसे पहला जो साहित्य है वैदिक साहित्य, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य छंदबद्ध है, ऋचाओं में लिखा गया। ऋचा का मतलब है श्लोक, और सारे के सारे जो संस्कृत वैदिक साहित्य के ऋग्वेद या यजुर्वेद या सामवेद या अथर्ववेद के जो छंद हैं वो पद्य में है। उसको गाया जाता है, उसको कंठस्थ किया जाता है, उसमें संगीत है, उसमें सुर और तान है, उसमें एक लय है। ठीक है, गद्य नहीं है। और विश्व की पहली कविता यत् क्रौच मिथुनादेकम अवति शाश्वती सभा, और इसका हिंदी अनुवाद वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। विश्व का जो प्रथम साहित्य है कविता में है। विश्व की पहली कविता वो दुख से, आर्तनाद से पैदा हुई है। क्रौंच युगल को विच्छेदित करना किसी आखेटक शिकारी के द्वारा, और क्रौंची का, मादा क्रौंच का बिलखना, चित्कार करना, और इससे कवि के हृदय में पीड़ा उत्पन्न होना। आदि कवि वाल्मीकि हमारे आदि कवि हैं, विश्व के सर्वप्रथम कवि हैं जिन्होंने ये कविता लिखी। अतः कविता का प्रादुर्भाव जो है वो दुख से हुआ है, पीड़ा से हुआ है।
पीड़ा या दुख कविता की जननी है मित्रों। हाँ, और ये कविता रीतिकाल तक तो चलती है, लेकिन रीतिकाल के बाद आधुनिक काल में और आज भी ये कविता जो है, इसकी धारा जो है वो अविच्छिन्न रूप से चलती रही है। हाँ, एक परिवर्तन अवश्य हुआ है कि कविता के साथ साथ गद्य ये भी चलता रहा, इसका भी आविर्भाव हुआ और गद्य के विभिन्न रूप जो हैं उनका भी विकास होता रहा। और आज तो हिंदी इतनी फुली फली हैं, शीर्षस्थ स्थान पर बैठी हुई हैं। आज उतनी विपुल जो साहित्य राशि है, विपुल साहित्य जो है संपदा है, वो हमारे हिंदी साहित्य में आज हमें द्रष्टव्य है, देख सकते हैं। चाहे काव्य हो, चाहे गद्य हो, उपन्यास हो, नाटक हो, निबंध हो, कहानी हो। अब जो बात करनी है मुझे, आधुनिक काल का आविर्भाव 1857 यानी 1900, संवत 1900 और सन कहें तो 1857, एक बड़ा महत्वपूर्ण ये समय है, बड़ा महत्वपूर्ण समय है मित्रों। 1857 राजनीतिक दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से दो प्रकार के परिवर्तन होते रहे हैं। वातावरण, परिस्थिति और देश की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, इन सभी का इन पर प्रभाव पड़ता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज जैसा है उसका हूबहू चित्र, आईना यानी कि साहित्य दिखाता है। और आप लोग शायद जानते हैं कि भारतीय राजनीति जो है उस समय की वो काल जो है वो पराधीनता का काल है। ठीक है ना? आप लोग समझते हैं ना? आप लोग समझते हैं ना? हम यदि बात करें तो 647 तक भारत की राजनीतिक स्थिति का नक्शा जो है वो कुछ अलग था। सम्राट हर्षवर्धन, केंद्रीय सत्ता, एक ही सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, पूरे भारतवर्ष पर इनका आधिपत्य था। सत्ता के सूत्र एक ही नगर से चलते थे। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजनीतिक परिस्थितियां कुछ परिवर्तित हो गई। देश टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। देश में छोटी मोटी रियासतें, छोटे मोटे प्रदेश, जमीन के टुकड़े वो राष्ट्र कहलाने लगे। ठीक है, राष्ट्र कहलाने लगे। और आपस में ये क्षत्रिय जो राजा लोग थे, अपने को राजा मानते थे और अपने प्रदेश को अपना देश मानते थे, उनमें आपस में झगड़ा होने लगा, देश टूटने लगा। बाहरी ताकतों ने, मुस्लिम ताकतों ने आक्रमण किए, देश को लूटा खसोटा। इसका भी प्रभाव इस पर पड़ा और परिणाम स्वरूप विदेशी हुकूमतें, अफ़गान खिलजी, तुर्क, पठान, सैयद लोदी आदि वंशों ने इस देश पर शासन किया। करीबन 9वीं शती से लेकर 8वीं 9वीं शती से लेकर ये प्रक्रिया चलती रही और 1947 तक ये प्रक्रिया चली। 1947 गुजराती में कहूँ तो पराधीनता की ये लहर जो सारे भारतवर्ष में फैली हुई थी। भाषा का रुख भी बदलता रहा। मुगल साम्राज्य और उसके बाद अंग्रेज हुकूमत, पराधीनता की ये 1000 साल की करीबन पराधीनता, उससे भी ज़्यादा। और उसमें हिंदू समाज, हिंदू जनता, उस पर होने वाले अत्याचार, अन्याय, इसका पूरा इतिहास गवाही देता है। और इसमें से मुक्त होने के जो प्रयत्न, और उस प्रयत्नों में पहला 1757 हमारा पहला विप्लव, उसके बाद 1857 हमारा दूसरा विप्लव हुआ, आज़ादी का दूसरा संग्राम हुआ। और उसके बाद
पूरे 90 साल बाद 1947, तो 1757 से लेकर ये जो आग, पराधीनता की जो स्थिति, गुलामी की जंजीरें और अंग्रेज़ों के द्वारा होने वाले जो अत्याचार और शोषण की प्रक्रिया और अन्याय की प्रक्रिया, हमारे अधिकारों को छीनने की जो प्रक्रिया थी, उसका विरोध 1757 में एक जागृति की लहर आई, एक पहला विप्लव हुआ, उसमें असफलता मिली, विप्लव को तोड़ दिया गया, दबोच दिया गया। 1857 में दूसरा विप्लव हुआ, उसमें कुछ कामयाबी नज़र आई और उसके बाद धीरे 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 1947, 90 साल के बाद हमें आज़ादी मिली। अंग्रेज दुम दबाकर इस देश को छोड़कर भाग गए, ठीक है, और हम अपने देश में अपना शासन, जो हमारा स्वप्न था, ये साकार हुआ। तो इसी बीच आप लोग जानते हैं कि राजनीतिक नेताओं ने और साहित्य के क्षेत्र में कुछ साहित्यकारों ने इस नवजागृति का मंत्र फूंका, ठीक है, साहित्य के जरिए। और इस दृष्टि से मैंने कहा ना कि 1857 का जो वर्ष था वो बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, जो हिंदी के भगीरथ माने जाते हैं, भगीरथ, हाँ, या भीष्म पितामह माने जाते हैं, जो इसको ले आए हैं। तो इन्होंने नवजागृति का जो मंत्र हैं अपने छोटे मोटे प्रहसनों के द्वारा, छोटे मोटे रूपकों के द्वारा, छोटे मोटे कविताओं के द्वारा, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, पर्चियों के द्वारा, ये भारतीय जनता में दूर सुदूर बैठी हुई निराश, हारी हुई जनता के हृदय में साहित्य के माध्यम से इन्होंने ये जागृति और स्वतंत्रता की भावना जो है उसको भरने का काम किया। तो ये पूरा काल जो है वो भारतेंदु काल है। आधुनिक काल की जो काव्य धारा है, देखिए बराबर याद रखना, आधुनिक काल की जो काव्य धारा है उसमें पहला जो पड़ाव है वो भारतेंदुकालीन कविता है। और आपको क्या पढ़ना है, ये आप जो काव्य सौरभ में जो पढ़ेंगे वो आधुनिक काल के कविता है, आधुनिक काल की कविता है। विभिन्न जो 8 कवि हैं मैंने जो बताए, उन कवियों की जो रचनाएं हैं वो विभिन्न पड़ावों के दौरान लिखी गई सर्वश्रेष्ठ और उदात्त रचनाएं हैं। उसमें कोई दिव्य और भव्य संदेश हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो पहला काल जो है वो भारतेंदु काल है। और ये काल जो है हमारी स्वाधीनता की दृष्टि से, हमारी स्वतंत्रता की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें प्रयत्न किए गए हैं विभिन्न साहित्यकारों के द्वारा, विभिन्न कवियों के द्वारा, विभिन्न नाटककारों के द्वारा। भारतेंदु जी और भारतेंदु मंडली के जो कवि या रचनाकार हैं उनका ये बड़ा योगदान है। तत्पश्चात दूसरा जो पड़ाव है वो द्विवेदी कालीन कविता हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका काल है। और इस काल में हिंदी जो है वो हिंदी परिनिष्ठित रूप से, खड़ी बोली हिंदी जो है उसका विकास हुआ है, शुद्ध खड़ी बोली पर बल दिया गया है। और इस काल के कवियों ने इतिवृत्तात्मक कविता लिखने की कोशिश की। इतिवृत्तात्मक, जो जैसा है वैसा का वैसा। इसमें दुख दर्दों की कहानी है, इसमें पीड़ा और यातनाओं की कहानी है, इसमें परतंत्रता की कहानी है, ठीक है। तो ये दूसरा पड़ाव है, ठीक है। इसमें राष्ट्र भावना से प्रेरित कविताएं हमें मिलती हैं, बराबर ध्यान रखना है। और आपका जो कवि जिसकी मैं बात करता हूँ, और आगे भावना बहन ने जो बात की, महावीर वो मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्र कवि है, राष्ट्रीय कवि का बिरुद जिनको मिला है, ऐसे मैथिली शरण गुप्त की 2 कविताएं। और दूसरे हैं हमारे राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रीय जागरण के कवि माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी कविताओं की चर्चा भावना बहन ने की है। तो ये इसी काल के कवि हैं। दोनों कवि जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी और मैथिली शरण गुप्त, ये द्विवेदी काल के प्रमुख कवि हैं। गुप्त जी द्विवेदी जी के परम और पट्ट शिष्य हैं और दोनों राजनीतिक पुरुष हैं।
माखनलाल चतुर्वेदी पूर्णतः राजनीतिक पुरुष है, राजनीति से उनका संबंध रहा है। दोनों क्षेत्रों में, राजनीति का क्षेत्र और जो है साहित्य का क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है, दोनों क्षेत्रों से उनका संबंध है। ये राजपुरुष भी है, ठीक है। तत्पश्चात 1914 से 1920 तक का जो काल है, 1914 से 1920 तक का जो काल है, मैं मानता हूँ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1919 और उसकी यातनाएं और उसकी पीड़ाएं और महाविभीषिकाएं, भयानकता, युद्ध और उसके दुष्परिणाम, इन सारी चीज़ों को जब देखते हैं तो अवसाद और कुंठा से मन भर जाता है, दुख और पीड़ा, ठीक है। तो ये पूरा काल जो है 1919 तक की जो कविता है वो इतिवृत्तात्मक कविता है। भारत में जो भी घटनाएं घटी हुई हैं, जो संतरास का वातावरण फैला हुआ है, जो अमानुषीय व्यवहार भारतीय जनता के साथ हुआ है, इसकी कथा है इस युग की कविता में, द्विवेदी युग की कविता में। तत्पश्चात 1919-20 से लेकर 1930 तक की जो कहानी है या जो कविता है, उसका नाम है छायावाद। उसे स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। कविता के क्षेत्र में एक नया प्रयोग है, नया प्रयोग। कवि इस भौतिक दुनिया के दुख दर्दों से ऊब गया है, इस कहानी से वो थक गया है। अब उसे स्वतंत्र नभ में, स्वतंत्र आकाश में विहार करना है, प्रेम और प्रकृति के गीत गाने हैं, ठीक है। और इस प्रकार इस युग के कवि ने खुलकर प्रकृति का चित्रण किया है, प्रेम और वेदना का चित्रण किया है, भावनाओं को उकेरा है। बड़ा महत्वपूर्ण युग है। आपकी कविता में, आपके काव्य सौरभ में 3 कवि ऐसे हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और निराला। ये तीनों कवि जो हैं वो छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। हाँ, और पंत, 4 कवि आपकी कोर्स में जो 4 कवि हैं और इनकी 2-2 रचनाएं यानी 8 कविताएं हैं। 2 कविताएं पंत जी की, द्रुत जरो और सुख दुख। 2 कविताएं महादेवी जी की, जागो फिर एक बार, और एक दूसरी कविता। और निराला जी की 2 कविताएं, भिक्षुक और वरदे, ठीक है। और प्रसाद जी की 2 कविताएं, बीती विभावरी और एक अन्य कविता जो है। तो इस प्रकार आपके कोर्स में कुल मिलाकर 8 कवि हैं। उन 8 कवियों में से 2 कवि जो हैं वो द्विवेदीकालीन कवि हैं, इतिवृत्तात्मक वाले हैं, राष्ट्रीय चेतनाधारा के कवि हैं, राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति हैं, स्वतंत्रता की पुकार उनकी कविता में है, राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य ये उनकी कविताओं में है। तो दूसरी ओर आपके जो 4 कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला जी और प्रसाद जी, ये छायावादी कवि हैं। इनकी कविता में प्रेम और प्रकृति का वर्णन है। साथ साथ निराला जी की जो कविताएं हैं उसमें एक नई चेतना या नए जागरण की, क्योंकि निराला जी जो हैं वो मूलतः छायावादी कवि हैं, किंतु इनकी कविता में समय समय पर परिवर्तन आता रहा है। अलग अलग पड़ाव, प्रगतिवाद यानी नई कविता, छायावाद और प्रगतिवाद, छायावाद और प्रयोगवादी यानी नई कविता, ये तीनों प्रकार की कविताएं निराला की कविताओं में मिलते हैं और तीनों प्रकार की कविताएं आपको पढ़नी हैं। और इसके बाद जो हैं वो दिनकर जी और बच्चन, 1930 से 1933-34 तक चलने वाली कविता की एक धारा, जिसे हम कहेंगे हालावाद। ये प्रतीकात्मक है, एक ही कवि को लेकर और एक ही कवि से चलने वाला पूरा ये पड़ाव जो है। आप लोग जानते हैं हमारे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरवंश राय बच्चन, बड़ा नाम है इनका, तो इनकी ये कविताएं जो हैं, तो एक हालावादी कवि हैं
ठीक है। आशा और निराशा के बीच जूझने वाला और अपना नाम कायम करने वाला हिंदी कविता के इतिहास में, तो इनकी दो रचनाएं हैं। और एक अन्य कवि जो हैं वो राजपुरुष भी हैं और साहित्यिक व्यक्ति भी हैं, और वो राष्ट्र कवि की संज्ञा को प्राप्त हैं। हम इन्हें राष्ट्रीय कवि कहते हैं, कवि दिनकर जी, जो मूलतः प्रगतिवादी कवि हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने मेरे विचार जो शेयर किए, ठीक है, उसमें पूरी कविता और आपको जो कुछ पढ़ना है, जिन जिन रचनाओं का आपको अध्ययन करना है, उन सारी रचनाओं का एक संक्षिप्त परिचय और उस रचना से जुड़ी हुई पूरी जो काव्य धाराएँ, आधुनिक काल की महत्वपूर्ण काव्य धाराएँ जो हैं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तक की, और कौन सा कवि किस धारा का कवि हैं और उनकी कौन सी रचनाएं हैं, उसका मैंने आप लोगों को परिचय दिया है। मैं मानता हूँ इतना आज के लिए काफ़ी है। मैं यहाँ मेरी अभिव्यक्ति को विराम देता हूँ। अस्तु। जय भारत, जय जय गुजरात। ओके।